नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आर एस एजुकेशन हब पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी बढ़िया ही होंगे। देखिए मित्रों, आप सभी को पता ही है कि अपन राजस्थान की कला एवं संस्कृति के संबंध में पढ़ रहे थे। अपने 7-8 टॉपिक है वो कवर कर चुके हैं। अपन मोस्टली पहले संस्कृति को पढ़ने वाले हैं, उसके बाद को कला को पढ़ने वाले हैं और फिर अपन साहित्य को पढ़ने वाले हैं। इस प्रकार अपन बात करें तो आर्ट एंड कल्चर के 3 पार्ट रहते हैं। ठीक है, तो आज अपना जो टॉपिक है वो उस टॉपिक का नाम है रीति रिवाज एवं संस्कार है। ठीक है, जो भी रीति रिवाज है और संस्कार है उन तमाम चीज़ों को आज अपन कवर करने वाले हैं। इस नोट्स के माध्यम से पूरा का पूरा अपन लोग कवर करेंगे। अपन इधर उधर की ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। अगर बातें ज़्यादा करते हैं तो इस टॉपिक को अपन सीमित समय में कवर नहीं कर पाएंगे। और ये जो टॉपिक मैं आपको करवा रहा हूँ ये आपकी रिवीजन के तौर पर काम आने वाले टॉपिक्स हैं। यहाँ आपको विस्तृत चीज़ें देखने को नहीं मिलेगी। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट टू पॉइंट अपन चलने वाले हैं। दूसरी बात, अगर आप इस नोट्स की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे साथ व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए जुड़ सकते हैं, जिससे आपको इस पीडीएफ को हम उपलब्ध करवा लेंगे। नंबर है 8955443892। इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, जहाँ से आपको पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगी। दूसरी बात है कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल है उसका नाम है RAS एजुकेशन अब, उसके साथ जुड़कर भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। बिल्कुल आपको अपडेट किया जाएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो एजुकेशन है वहाँ डाली जाती हैं। अगर आपको यहाँ से सर्च करने में सुविधा नहीं हो रही है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया जा रहा है, वहाँ से आप आराम से इस टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। ठीक है, अब अपन बात करेंगे आज रीति रिवाज एवं संस्कार के संबंध में। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका प्रश्न रहेगा कि सर ये टॉपिक हमारे काम का है कि नहीं है, हम इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। देखो, सही आप BSTC की कर रहे तैयारी कर रहे हो, सही PTT कर रहे हो, सही CET कर रहे हो, सही अगर बात करें RPC द्वारा जो भी एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाए जाते हैं, सही फर्स्ट ग्रेड है, सही सेकेंड ग्रेड है, सही थर्ड ग्रेड है, उन तमाम परीक्षाओं के लिए उपयोगी है ही। दूसरी बात, अधीनस्थ बोर्डों द्वारा जितने भी एग्ज़ाम करवाते हैं उनमें ये टॉपिक है रीति रिवाज और संस्कार। कुल मिलाकर राजस्थान की कोई भी प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हो, चाहे पशु परिसर की बात करें, चाहे LDC की बात करें, कोई सा भी एग्ज़ाम उठा लो, उन तमाम एग्ज़ाम में ये टॉपिक पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप आराम से देख लें। ये नोट से बढ़िया तरीके से RBSC NCERT सहित तमाम प्रकार की जो हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तकें आती हैं उनसे नोट्स तैयार किए गए, यानी बिल्कुल ऑथेंटिक है। और ये नोट्स आप पढ़ने के बाद दिशा की बुक निकालना, जिसमें विभिन्न प्रकार के जो गत वर्षों के प्रश्न पत्र आए हुए हैं, जो पेपर्स हुए हैं, एग्जाम्स हुए हैं, तो देखना सारे के सारे प्रश्न आपको यहाँ से मिल जाएंगे। चलिए फिर अपन बात करें रीति रिवाज की। बात करें तो अपन माथा पची नहीं करेंगे। संस्कार किसे कहते हैं, ये वो अपन ये बात करेंगे। संस्कारों की संख्या 16 होती है। कितनी होती है? 16। अब आपको याद करने के लिए ट्रिक मैं बता देता हूँ, और हम अब जितना भी पढ़ते हो ट्रिक इसके साथ पढ़ते हैं। तो वो है ट्रिक है, गप्पू सी जात नाम नी अशुक, विद्या ऊपर वेद कैसा विवाह समाधि। क्या है? गप्पू सी जात नाम नी अशुक, विद्या ऊपर वेद कैसा विवाह समाधि। तो ये आपकी ट्रिक है। गप्पूसी का मतलब गर्भाधान है, और पू का पुष्पन है, और सी का है सिमंतो नयन है। ये तीन जो है गप्पूसी, गप्पूसी का मतलब ये तीन है, ये बच्चे के जन्म से पूर्व किए जाने वाले संस्कार हैं। तो गर्भाधान का मतलब गर्भधारण होना। ठीक है। पुष्पन का मतलब क्या होता है? इस संस्कार के माध्यम से पुत्र जन्म की कामना करते हैं कि हमारा पुत्र हो। एक है सीमंतो नयन, जब ये गर्भवती महिला होती है उसके जो अमंगलकारी जो शक्तियाँ हैं उससे बचाने के लिए कोई अपन जो संस्कार करते हैं उस संस्कार का नाम है सीमंतो नयन। और बच्चे के जो बच्चा होता है उसके जन्म से पहले 3 प्रकार के संस्कार किए जाते हैं। उनका नाम है गर्भाधान, पुष्पन और सीमंतो नयन है। ठीक है। अगला है जात कर्म। जात कर्म क्या होता है? जब शिशु के जन्म के समय किया जाने वाला संस्कार है उसको कहते हैं जात कर्म। ठीक है। जब शिशु जन्म जाता है तो उसका जात अपने आप आ जाती है कि फलानी जाति में जन्मा है। ठीक है, कैसे याद रखना। नामकरण का मतलब होता है कि बच्चे का जब जन्म हो जाता है उसके ठीक 7 दिन के बाद जब उसका नामकरण किया जाता है, वो संस्कार होता है नामकरण संस्कार। और पश्चिमी राजस्थान से अगर संबंध रखते हो आप तो आपको पता होगा, उसे बोलते हैं माथा धोवन। क्या बोलते हैं? माथा धोवन। तो मैंने कहीं कहीं पर आपकी यहाँ की जो मारवाड़ी लैंग्वेज है उसका भी प्रयोग अच्छे तरीके से किया है ना। अगला है निष्क्रमण। निष्क्रमण का मतलब है छठा संस्कार निष्क्रमण। निष्क्रमण का बाहर निकालना, यानी बच्चे को जो पहली बार घर से बाहर
निकाला जाता है या सूर्य चंद्रमा के दर्शन करवाए जाते हैं उसे निष्क्रमण संस्कार कहते हैं। अगला है अन्नप्राशन संस्कार या देशाटन संस्कार होता है। ये इसमें अन्नप्राशन का मतलब अन्न, बच्चे को पहली बार अन्न खिलाना या पहली बार भोजन करवाना क्या होता है, अन्नप्राशन या देशाटन संस्कार होता है। अगला 8वां जो संस्कार है उसे बोलते हैं शूडाक्रम या झड़ूला संस्कार कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, बच्चे के जो कहीं पर भी कोई धार्मिक स्थल है अपने जहाँ कहते हैं मंदिर या देवालय में लेकर जाते हैं, वहाँ पर बच्चे का सिर मुड़ते हैं पहली बार, जितने भी उसके सिर के बाल हैं वो पूरे के पूरे अपने कटवाते हैं, उसे बोलते हैं शूडाक्रम या झड़ूला। बच्चे को जब धार्मिक स्थल पर ले जाकर जो सिर का मुंडन करवाया जाता है उसे अपन कहते हैं शूडाक्रम या झड़ूला संस्कार कहते हैं। अगला है जो आपकी संस्कार है उसके बोलते हैं नवा जो संस्कार, उसे बोलते हैं कर्णवेद। कर्णवेद कान में बींदना है ना, उसे बोलते हैं आपके कर्णवेद संस्कार कहते हैं। अगला संस्कार है 10वां संस्कार है, बोलते हैं विद्यारंभ, यानी विद्या शुरू हो जाती है। जब आप अपने आज के परिवेश में क्या होता है कि अपन जब 4-5 साल के हो जाते हैं तब अपने किसी क्लास में अपना एडमिशन करवाते हैं LKG UKG में, वो होती विद्यारंभ संस्कार। तो अक्षर ज्ञान हेतु पाठशाला भेजना, आपको स्कूल भेजा जाता था ना, उसे बोलते हैं आपका विद्यारंभ। उसके बाद एक उपनयन या यज्ञोपवीत संस्कार है, यज्ञोपवीत संस्कार है। इसमें क्या होता है, इस संस्कार के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करने के लिए उनको गुरुकुल भेजा जाता है। कहाँ भेजा जाता है, गुरुकुल में गुरुजी के पास भेजा जाता है जहाँ पर वो शिक्षा ग्रहण करें। अब जब शिक्षा ग्रहण करते हैं फिर प्राचीन समय में बात ये थी कि जब शिक्षा ग्रहण करने जाते थे, उपनयन या यज्ञोपवीत जो संस्कार होता है उसके साथ ही आप जनेऊ धारण करते थे। क्या धारण करते थे, जनेऊ धारण करते थे, और ब्रह्मचर्य की आप वहाँ से पालना शुरू करते हैं, या ब्रह्मचर्य की वहाँ से आपकी शुरुआत हुआ करती थी। ठीक है। फिर है वेदारंभ। वेदारंभ का मतलब है आपकी, भाई देखो पहले आपका एडमिशन हो गया, अब आपको हॉस्टल में भेज दिया है, उसके बाद आप क्या करोगे, वेदों का अध्ययन शुरू करना है ना, वेदों का यहाँ पर आप अध्ययन शुरू कर देते हैं। ठीक है, पढ़ना शुरू करते हैं वेदों को। और फिर है आपका किसांत या गोदान संस्कार, 13वां जो संस्कार है। इसमें वेदों का अध्ययन पूर्ण होने के बाद विद्यार्थी का मुंडन करवाया जाता है। जब आप क्या होता है, जब तक आप शिक्षा ग्रहण कर तब तक आपके किसी प्रकार के कोई बाल है वो काटे नहीं जाते हैं। जब आपने वेदों का पूरी तरीके से अध्ययन कर लिया है उसके बाद आपका सिर है मुंडन करवाया जाता है, उसे बोलते हैं केशांत या गोदान संस्कार, है ना। क्या बोलते हैं, केशान या गोदान संस्कार। उसके बाद होता है समावर्तन, समापवर्तन संस्कार होता है। जैसे आपने स्कूल में आपने 12th की, उसके बाद आप विद्याई समारोह आपका आयोजित किया, विदाई समारोह, उसे ही बोलते हैं समापवर्तन संस्कार। यानी जैसे आपने शिक्षा पूरी कर ली है, अगले परिवेश के लिए आप जाएं तो आपको विदाई समारोह दिया जाता है। यानी जब वेदों का अध्ययन पूर्ण करके अपने घर की ओर लौटना, तो उसे कहते हैं समापवर्तन संस्कार, है ना। अब देखो थोड़ा याद रखना, विद्या से संबंधित 5 संस्कार है, 10वां 11वां 12वां 13वां 14वां। और जन्म से पूर्व के संस्कार कौन कौन से, पहला दूसरा तीसरा, 3 संस्कार है ना। और विद्या से संबंधित 5 संस्कार ये पूछे जाते हैं। ठीक है। और फिर आता है आपका अंतिम में, आप शिक्षा ग्रहण कर ली, फिर आप आगे घर पे आ गए, घर आते आपका क्या कर लिया जाएगा, विवाह कर लिया जाएगा। और जब विवाह कर लेंगे उसके बाद आपका एक ही संस्कार बचता है, उसे बोलते हैं अंतिम संस्कार, और जिसे समाधि संस्कार भी कहते हैं। क्या कहते हैं, समाधि संस्कार भी कहते हैं। अब बात है कि भाई एक प्रश्न आता है, विवाह और मृत्यु के बीच संस्कारों की संख्या कितनी है, तो साहब कोई संस्कार है नहीं, 15 बाद विवाह है। अब जब आपको विवाह हो जाता है आपके अंतिम एक संस्कार ही बचता है, वो बचता है आपका अंतिम संस्कार या समाधि संस्कार बस। ठीक है। चलिए फिर अब हम बात करते हैं कुछ विवाह से संबंधित कुछ रीति रिवाजों के संदर्भ में। कौन कौन से विवाह के संदर्भ में रीति रिवाज है प्यारे विद्यार्थी। पहले विवाह के सामने सगाई होती है, टीका देते हैं, पाठ बिठाने, पाठ जब शादी होने से पहले पाठ बिठाया जाता है, जिसे घी पाना भी कहते हैं मारवाड़ी में, बंदूड़ी निकालना कहते हैं। लगन पत्रिका, जब लगन हो जाता है तो पत्रिकाएं भेजी जाती है। ठीक है। कुमकुम पत्रिका है, बत्तीसी है, ये सब शादी से संबंधित है, ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, आपको याद रखना बत्तीसी वगैरह क्या है। नेत्रा है, प्रतिभोज है, राती जोगा है, ये सारी की सारी विवाह से संबंधित है। और भी कुछ चीज़ें हैं मैं आपको बताऊंगा। एक होती है टूटिया रस्म होती है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है। बाकी तो आप सभी को पता ही है। देखो फेरों के समय क्या होता है, दूल्हे के घर महिलाओं द्वारा जो गाए जाने वाले गीत है, होता है क्या, जब टूटिया रस्म है, जब दूल्हा होता है, जब जब शादी के लिए जाता है, ठीक है, जहाँ उनके फेरे होते हैं ससुराल पक्ष में, उस दरमियान उसके घर पर महिलाएं हैं वो आपकी टूटिया रस्म अदा करती है। टूटिया रस्म यानी किसी में वो दूल्हे के जो घर की महिला हैं वो कोई गीत गाती हैं,
उसे बोलते हैं लुटिया रस्म। एक होता है मधुपर्क का शाम्बिला होता है, ये तो विवाह से संबंधित आप सभी जानते हैं। थोड़ा मधुपर्क शब्द है ये याद रखना, बाकी तो कुछ है ही नहीं इंपॉर्टेंट। तोरण आप सभी जानते ही हैं। झाला मेला की आरती है वो आप थोड़ी इंपॉर्टेंट याद रखना, ठीक है। झाला मेला की आरती विवाह से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है, ये आप थोड़ा याद रखेंगे। अगला है पोत पात बारट, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये होता है आपके गाने बजाने वाले लोगों को दी जाने वाली जो भेंट होती है। जो गाना बजाने वाला विवाह बींद के साथ जो गाना बजाने वाला हुआ करता था उसको जो लाग दी जाती है, ठीक है, उसे बोलते हैं आपके पोत पात बारट, है ना। गाने बजाने वाले लोगों को दी जाने वाली भेंट होती है। अब है अगला, ये भी इंपॉर्टेंट याद रखना, माया की गे। इसमें क्या होता है, जो घर में जो बने अस्थायी मंदिर में जो हथलेवा जुड़ाया जाता है उसे बोलते हैं माया की गे। अब होता क्या, जब घर में जब बने अस्थायी जो मंदिर है उसमें हथलेवा जुड़ाया जाता है उसे बोलते हैं माया की गे। हालांकि हथलेवा है वो तो आपको पता फेरे होते हैं उस वक्त आपकी जुड़ाया जाता है, लेकिन आपको परीक्षा की दृष्टि से ये भी याद रखना कि माया की गे क्या होती है। कि घर में बने अस्थायी मंदिर में हथलेवा जुड़ाया जाता है उसे बोलते हैं ना। अगले विवाह संबंधित फेरे होते हैं, आप सभी को जानते ही हैं, 4 फेरे होते हैं। बाबूजी ने 7 फेरे लिए नहीं थे, उसके बाद 3 फेरे कम कर दिए, उसकी वजह से अभी 4 फेरे ही होते हैं। विवाह में कन्यादान भी दिया जाता है, जब फेरे हो जाते हैं उसके बाद कन्यादान होता है। और फिर एक रंगबरी, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना थोड़ा सा, ये इंपॉर्टेंट है। रंगबरी पैरामणी, ये बारातियों को दी जाने वाली भेंट होती है। और ये भी याद रखना बरूठी है, ये भी वधु के स्वागत में आयोजित एक भोज होता है उसे बोलते हैं बरूठी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। वैसे तो परीक्षा में पूछा गया था, ग्राम से पूछा था, इसमें ओलुंदा एक ओलुंदी होती है, ये दूल्हे और दुल्हन की पड़कन या अस्थायी सुरक्षा गार्ड होता है। पड़कन होता है, पड़कन, अब मारवाड़ी में कहते हैं पड़कन होता है, पड़कन या कह सकते हैं अनवर होता है ना, या फिर को अपन कह सकते हैं अस्थायी सुरक्षा गार्ड या बॉडी गार्ड कह सकते हैं इसको, ये होता है। ओलुंदा को अनवर या पड़कन कहते हैं, ठीक है। तो जो मतलब सामान्य सी बात है, जब विवाह होने के बाद जब नई नवेली दुल्हन आती है उसके साथ एक महिला आती है, या फिर जब दूल्हा विवाह के लिए जाता है उसके साथ एक व्यक्ति जो खड़ा रहता है उसके सहायक के रूप में असिस्टेंट होता है, उसे ही बोलते हैं ओलुंदा या ओलुंदी, ठीक है। अगला है जुआ। जुआ ये दूल्हा और दुल्हन अस्थायी मंदिर के सामने बड़ी बर्तन में धोवन इंसास का होता है में अंगूठी डालकर खेला जाने वाला खेल है। तो जुआ है वो आपके आराम से जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दूल्हा दुल्हन है वो अस्थायी तो मंदिर को बना के वैसे भी, और बड़े बर्तन सास रखते हैं और उसमें जो अंगूठी डालते हैं उसमें खोजते हैं, जो लेता है वो जीत जाता है, इस प्रकार का जो होता है उसे बोलते हैं जुआ। याद रखना क्या, वो एक प्रकार का जुआ है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट याद रखना, ये मूंग धड़ा, एक होता है मूंग धड़ा या मूंगदड़ी होती है। ये जब शादी का जो समय होता है उस समय भोजन बनाने के लिए जो लाया जाने वाला ईंधन होता है, लकड़ियाँ लाई जाती है सुतार द्वारा, विनायक द्वारा, उसे बोलते हैं मूंग धड़ा या मूंगदड़ी। भात भरना मतलब है मायरा भरना। और बढ़ार क्या होता है, विवाह का एक भोज होता है उसे बोलते हैं बढ़ार। और काकंडोरा ये विवाह से संबंधित है। काकंडोरा का मतलब प्यारे विद्यार्थियों ये हुआ, दूल्हे और दुल्हन के जो हाथ और पैर होते हैं, जो हाथ और पैर होता है उसमें बांधा जाने वाला एक डोरा होता है उसे बोलते हैं काकंडोरा। बरी पड़ला होता है वो आपकी दूल्हे और दुल्हन की श्रृंगार का एक सामान होता है। और वैसे बात करें बड़ी पटला कहाँ का फेमस है, तो ये आपके जोधपुर का फेमस है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप, बहुत ज़्यादा फेमस इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक अंतिम आप विवाह से संबंधित है वो है आपका है चिक्की। चिक्की क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट इस बात के लिए कि ये थोड़ा अपवाद है। ये जो पुष्करणा ब्राह्मण होते हैं ना, इनमें जो वधु होती है घोड़ी पर बैठकर वो बारात के साथ दूल्हे के घर जाती है या घर आती है, उसे बोलते हैं चिक्की। चिक्की क्या होता है, पुष्करणा जो ब्राह्मण होते हैं उसमें क्या आती है कि वधु होती है वो आपकी घोड़ी पर बैठकर बारात के साथ साथ है वो दूल्हे के घर आती है, उसे बोलते हैं चिक्की बोलते हैं, ठीक है। अब अपन बात करेंगे कुछ संस्कार है वो मृत्यु से संबंधित है, तो थोड़े से अपन को ध्यान में आपके रखने हैं, ठीक है। पहला है आपका अर्थी है, विवाह वो आपकी मृत्यु से संबंधित है। अर्थी है, बैंकुटी निकालते हैं, कांदिया जो देने वाले कांदिया है, बखेर या उछाल है, ये आपके सारे से मृत्यु से संबंधित है। आदिटा है, लांपा देना है, कपाल क्रिया है। सात्रवाड़ा क्या होता है, ये बाकी वाले सभी आपको ध्यान ही है, थोड़ा सात्रवाड़ा याद रखना। ये क्या है, मृतक के घर होते हैं, सगे संबंधी 12 दिन बैठते हैं, जैसे बारिया कहते हैं ना कि अपने मारवाड़ी में, वो होता है आपका सात्रवाड़ा, ठीक है। अब कुछ 2-3 चीज़ें वो आपको याद रखनी है। फिर नहीं, एक होती तीये की बैठक। तीये की बैठक की क्या होती है, जो मृतक की जो अस्थियाँ होती है वो शमशान घाट से लाई जाती है, उसे बोलते हैं
आपके तीये की बैठक कहाँ से लाई जाती है? शमशान घाट से आपकी लाई जाती है, उसे बोलते हैं आपकी तीये की बैठक। क्या बोलते हैं? तीये की बैठक बोलते हैं। मौसर है, उसे को मौसर का मतलब मृत्यु भोज होता है। इसे ओसर भी कहते हैं और नुक्सा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओसर और नुक्ता भी इसको कहा जाता है। जोसर वो होता है जब व्यक्ति अपने जीवित होते हुए खर्च करता है, लोगों को खाना खिलाता है, उसे बोलते हैं आपका जोसर। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स है वो आपको थोड़ा ध्यान रखने हैं। कौन कौन से फैक्ट्स हैं? जलवा पूजन क्या होता है प्यारे अभ्यर्थियों? जलवा पूजन क्या होता है? इसमें बच्चे की जो बच्चा है, जो बच्चे को कुएं पर ले जाकर उसकी पूजा की जाती है। जब बच्चे को क्या करते हैं? कुएं पर ले जाकर उसकी पूजा की जाती है, उसे कहते हैं जलवा पूजन। जलवा पूजन। बिनोटा होता है वो दूल्हे और दुल्हन की जो जूतियाँ होती है उसे कहते हैं बिनोटा। क्या कहते हैं? बिनोटा। दूल्हे और दुल्हन की जो जूतियाँ होती है उसे क्या कहते हैं? बिनोटा कहते हैं। अगला है सीकनी कोतली। सीकनी कोतली क्या होता है कि प्रथम प्रसव पर, मतलब प्रथम प्रसव मतलब प्रथम पहली बार जब महिला के बच्चा होता है, उस वक्त पीर पक्ष की ओर से जो भेजी जाने वाली भेंट होती है उसे कहते हैं सीकनी कोतली। और मोस्टली ये जो परीक्षा पूछा गया सवाल था उसमें अकॉर्डिंग सीकनी जो कोतली है किससे संबंधित है? तो ये विवाह से संबंधित है। किससे संबंधित है? सॉरी, विवाह से संबंधित है। ठीक है। अगला है आपकी जानोटना। ये वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला एक प्रकार का भोज है। तो किसके पक्ष के लिए? वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज है, उसे बोलते हैं जानोटना। अगला है नाता। ये आपके पुनर्विवाह, नाता मतलब पुनर्विवाह होता है, इसे सेड़ा फाड़ना भी कहा जाता है। तो नाता का मतलब होता है पुनर्विवाह होता है। ठीक है। इस प्रकार अपन ने अभी जो इस टॉपिक में दो चीज़ें कवर की है, मोस्टली एक तो विवाह से संबंधित की है, एक मृत्यु से संबंधित अपने देखें, और 16 संस्कार देख लिए अपने। मृत्यु से संबंधित, विवाह से संबंधित कुछ रस्में देख ली और मृत्यु से संबंधित कुछ रस्में देख ली। अब अपन थोड़ी बात करेंगे कि समाज में कौन कौन सी कुप्रथाएं प्रचलन में हैं। आप सदा एक ट्रिक है उसे याद रखना, सदा कथ्या सड़ा बाल, सदा कत्या शड़ा बाल। इससे सारी की सारी कुप्रथाएं अपन एक साथ कवर करेंगे। ठीक है। कौन कौन सी कुप्रथाएं हैं? सदा कत्या सड़ा बाल, ये राजस्थान की कुप्रथाएं जिस पर बहुत ज़्यादा प्रयत्नों के बाद रोक लगाई गई थी। पहली अपन प्रथा लेंगे, उस प्रथा का नाम है सती प्रथा। क्या नाम है? सती प्रथा। सती प्रथा इसका नाम है। देखिए, सती प्रथा के बारे में अपन जानेंगे। अपन लोग सती प्रथा को पढ़ने जा रहे हैं। देखो, सती प्रथा पति की मृत्यु के बाद पति की चिता के साथ पत्नी जल जाती है ना, उसे अपन कहते हैं सती होना। देखो, होता है क्या दरअसल, जब पति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी जो सीता होती है उस चीता के साथ ही पत्नी को भी जला दिया जाता है, उसे सती कहते हैं, सती होना कहते हैं। सर्वप्रथम ये शुरुआत इस पर रोक लगाई थी, वो लगाई थी आपकी बूंदी ने लगाई थी। किसने लगाई थी? 1822 में बूंदी ने लगाई थी। और 1822 में बूंदी रियासत ने इस पर रोक लगाई थी। और 1829 में क्या होता है, उस वक्त गवर्नर हुआ करते थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग साहब। उन्होंने सती प्रथा को रोकने के लिए कानून या एक्ट भी बनाया था। और इस कार्य में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान वो रहा था राजा राम मोहन राय का। ठीक है। और सती प्रथा रोकथाम अधिनियम बना था 1829 में, जैसा कि अभी विलियम बेंटिंग साहब ने बनाया था। इस अधिनियम के बाद सर्वप्रथम सती प्रथा पर रोक है वो 1830 में अलवर रियासत ने लगाई थी। हालांकि 1822 में बूंदी लगा ली थी, लेकिन जब ये सती प्रथा रोकथाम एक्ट बन चुका था उसके बाद पहली रोक लगाई थी वो अलवर ने लगाई थी। ठीक है। आगे हैं, राजपूताना में सर्वप्रथम सती होने की जो जानकारी है वो कहाँ से मिलती है? तो गुर्जर प्रतिया राजा हुआ करते थे, कुकुक थे। और उनके समय में एक अभिलेख मिला है जिसका नाम है घटियाली अभिलेख, जो 861 ईस्वी का है। उसमें मिलता है कि इस लेख के अनुसार सेनापति हुआ करता था रेणुका, उनकी पत्नी थी संपत देवी, वो सर्वप्रथम सती हुई थी, ऐसा उल्लेख मिलता है घटियाली अभिलेख में। ठीक है। और ये तो थी राज्य की प्रथम सती, राजपूतना की सर्वप्रथम सती होने वाली। जबकि राजपूतना की अंतिम सती होने वाली की बात करें तो ये आपके 1987 में दिवराला गांव है सीकर में, और वहाँ के
राजपूत हुआ करते थे माल सिंह शेखावत, उनकी पत्नी थी रूप कंवर। वो इसमें 1987 में आपकी क्षति हुई थी, जिससे जिंदा जला दिया गया था। और ये इस प्रकार का कृत्य देखकर राजस्थान में सरकार थी हरिदेव जोशी की, मुख्यमंत्री हुआ करते थे हरिदेव जोशी। तो उन्होंने 1987 में सती प्रथा निवारण एक्ट लागू किया। कब किया? 1987 में। ठीक है। अब हुआ क्या, उसके साथ ही उस पर रोक लगा दी गई। अनुमरण क्या होता है? अनुमरण पीछे, मरण पीछे पीछे मरना, यानी पति की मृत्यु के बाद सती होना क्या कहलाता है? अनुमरण कहलाता है। एक होता है महासती। महासती क्या होता है? जब पुत्र के साथ सती होना, जब पुत्र की मृत्यु हो जाती है तो माँ उसके साथ है ना सती हो जाती है, जल जाती है, तो उसे कहते हैं महासती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला अपने सामने है अणक। अणक क्या होता है? सती होने वाली महिला है, अपने परिवार वालों, जो सती होती है वो महिला क्या करती है, अपने जो परिवार वाले हैं, परिवार वाले जो सदस्य हैं, उनको जो एक प्रकार का वचन देकर जाती है, उसे अणक कहते हैं। अगली है आपकी दास प्रथा, और इसकी शुरुआत है सर्वप्रथम है वो आपकी 1800 मतलब इस पर रोक लगाई थी दास प्रथा पर, तो 1832 में लगाई, और ये लगाई थी आपके कोटा रियासत ने। किसने लगाई थी? कोटा रियासत ने लगाई। और राजलोक मतलब होता है दासों का विभाग होता है था, उसे कहते हैं राजलोक। राजलोक किसे कहते हैं? जो दासों का जो विभाग हुआ करता था उसे कहते हैं आपके दास राजलोक। दावड़ी होता है उसे वे दासियाँ जो रनिवास में प्रवेश नहीं करती। रनिवास का मतलब होता है रानियों का निवास, जहाँ रानियों का निवास होता है उसे कहते हैं रनिवास। जो रनिवास में प्रवेश नहीं करती ऐसी दासियों का जो होती वो दावड़ी कहलाती। एक होती है आपके पर्दायत। पर्दायत है मतलब वो दासी जिसको राजा अपनी उपपत्नी बना लेते थे। ठीक है, उपपत्नी बना लेते, उन पर्दायत कहते हैं उन दासियों को। ठीक है, और ऐसी दासियाँ होती जिनको गहने पहनने का अधिकार हुआ करता था, उन्हें पासवान कहते हैं। क्या कहते हैं? पासवान कहते हैं। ठीक है, ये थी आपकी दास प्रथा से संबंधित कुछ शब्दावली थी। राजलोक क्या है, दावड़ी क्या है, पर्दायत क्या है, पासवान क्या है। शुरुआत इसकी कोटा इस पर मतलब सर्वप्रथम इसकी रोक लगाई वो 1832 में कोटा ने लगाई थी। उसके बाद अपने सामने आता है कन्यावध। कन्यावध की बात अपन करते हैं तो इस पर सर्वप्रथम रोक है, इस पर कोटा ने लगाई थी 1833 में। जबकि हुकम सेन जैन है, उनकी किताब आती है, आपको पता हुआ हिंदी ग्रंथ अकादमी की, जो मतलब प्रमाणिक पुस्तक मानी जाती है, उसमें अगर पढ़ते हैं अपन लोग तो उसमें लिखा हुआ है कि इस पर सर्वप्रथम रोक है बूंदी ने लगाई थी। और कब लगी? 1834 में लगाई। ठीक है, ये हुकम सेन जैन के अनुसार मैं आपको बता रहा, जो प्रमाणिक बुक आती है और हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर की है ना। कन्यावध को रोकने का सर्वप्रथम प्रयास हुकम सेन जैन के अनुसार 1834 में बूंदी ने किया था। ठीक है, उसने लगाई थी। और कन्यावध को रोकने का सर्वप्रथम प्रयास अगर पूछे अंग्रेज़ का पूछे तो वो था आपके कैप्टन हॉल। कौन था? कैप्टन हॉल। ठीक है, अगला है आपकी त्याग प्रथा। ये त्याग प्रथा मतलब क्या हुआ करती, विशेषकर ये अपने राजपूत जो परिवार है उनमें हुआ करती थी। उनके जो लड़की का जो विवाह होता है, बच्चे का विवाह होता है, उस वक्त जैसे कोई जातियाँ हैं, जैसे चारण है, भाट है, ढोली है, जो भी संगीत जीवी जातियाँ हैं जो संगीत के माध्यम से अपना जीवन यापन करती है, उनको थोड़ी मुँह मांगी दान दक्षिणा देनी पड़ती थी। वो मुँह से जो मांगते हैं वो दक्षिणा राजपूतों को देनी पड़ती थी। इस कारण से इस त्याग प्रथा के कारण कन्यावध को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला। क्योंकि कन्या जैसे जन्मती, उनको पता है कि जब इसकी शादी ब्याह करेंगे तब चारण है, भाटी है, ढोली है, बहुत कुछ मांगेंगे। इस वजह से कन्याओं को वो पहले से ही मार देते थे। ठीक है, और त्याग प्रथा पर है सर्वप्रथम रोक है वो लगाई है 1841 में, और ये लगाई अपने मारवाड़ ने। किसने लगाई? मारवाड़ रियासत ने लगाई थी। ठीक है, अब एक है अगला है अपना पढ़ेंगे, प्रथा है समाधि प्रथा। क्या प्रथा है? समाधि प्रथा है। और ये समाधि प्रथा है, इसकी सर्वप्रथम अगर शुरुआत की बात करें तो ये आपकी हुई थी जयपुर में शुरुआत हुई थी, और 1844 में हुई थी। कब हुई थी? 1844 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, और इसकी शुरुआत की थी वो की आपकी राम सिंह द्वितीय ने, और इसमें अंग्रेज लुड़लों ने इसके प्रयासों से रोक लगाई थी। तो आपको 4 नाम याद रखने हैं। जयपुर रियासत 1844, राम सिंह सेकंड के समय, अंग्रेज था वो लुड़लो। अगला है डाकन प्रथा। डाकन प्रथा ये आपकी मेवाड़ में इस प्रथा को रोकने का जो सर्वप्रथम प्रयास है वो जवान सिंह ने किया था। और 1853 में मेवाड़ के महाराणा हुआ करते थे स्वरूप सिंह।
किसमें अंग्रेज कमांड थे जेसी ब्रुक ने इस प्रथा पर सर्वप्रथम रोक लगाई थी। और अगली बात करेंगे अपने प्रथा, वो है बाल विवाह जैसी प्रथा, कुप्रथा पर। इस पर अपन बात करें तो सबसे पहले रोक लगाई थी वो मारवाड़ ने लगाई थी, और ये लगाई थी 1885 में। और ये लगाने वाले थे आपकी मारवाड़ रियासत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उनका नाम था सर प्रताप सिंह, उन्होंने लगाई थी। और दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि 1903 में अलवर रियासत ने, अपने बात करें अलवर की बात करें तो उन्होंने अनमेल एवं बाल विवाह निषेध अधिनियम में वो पारित किया था। रोक तो मारवाड़ ने लगाई थी, लेकिन अनमेल एवं बाल विवाह निषेध एक्ट पारित करने वाला 1903 में अलवर रियासत है। ठीक है, अब इसी से जुड़ा हुआ आपको याद रखना है वो शारदा एक्ट है। शारदा एक्ट है, इसकी जो अजमेर के निवासी थे उनका नाम था हरविलास शारदा जी। इन्होंने बाल विवाह, जो छोटे बच्चों का विवाह होता है, उनको रोकने के लिए 1929 में एक एक्ट बनाया था। और ये एक्ट है पूरे भारत में 1 अप्रैल 1930 को लागू हुआ। ठीक है, तो कुछ पुस्तकें आपको याद रखनी जो हरविलास शारदा जी की हैं है हिंदू श्रेष्ठता या सुपीरियरी, और महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, रणथंबोर की हमीर देव, ये इनकी कुछ पुस्तकें हैं जो आपको याद रखनी है। ठीक है, और वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक तो कर ही लोगे हैं, सब्सक्राइब का कहना थोड़ी ना पड़ेगा आपको, आप अच्छा कंटेंट दे रहे हैं तो आप सब्सक्राइब भी कर लेंगे। ठीक है, और नोट्स आपको चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर लेना, मैं आपको नंबर नोट करवा रहा हूँ 89 55 44 38 92, इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, इसमें थोड़े से आपके मिसप्रिंट हो गए हैं तो दिखेंगे नहीं। ठीक है, मैं दोबारा आपको लिखवा देता हूँ 89 55 44 38 92, इस पर आप केवल व्हाट्सअप करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला अपने पास में आता है वो आता है विधवा विवाह। को क्या होता है विधवा विवाह। देखो, विधवा विवाह ईश्वर चंद्र जो विद्यासागर थे, इन्होंने विधवा विवाह को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दिया। और अगली बात करें चांदकर्ण शारदा की, इन्होंने विधवा विवाह एक किताब लिखी थी। क्या लिखी? विधवा विवाह पुस्तक लिखी। और जयपुर के महाराजा हुआ करते थे स्वाई जय सिंह जी, इन्होंने मतलब अधिनियम बनाकर जो विधवा है विवाह उसको बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दिया था, एक्ट बनाकर दिया था इन्होंने। स्वाई जय सिंह का नाम आप याद रखेंगे। अगला है अपने नाथा प्रथा। नाथा प्रथा क्या होता है जी? जब आप पूर्व पति होता है, जिससे पहले से कोई पति होता है, उसको छोड़कर किसी अन्य के साथ औरत भाग जाती है, उसे अपने कहते हैं नाथा प्रथा, नाथा जाना। और छेड़ा फाड़ना ये होता है तलाक देना, बिलों में होता है छेड़ा फाड़ना मतलब तलाक देना। डावरिया प्रथा क्या होती थी? पहले के ज़माने में लड़की के विवाह के समय दहेज में दी जाने वाली कन्याएं, ठीक है, जब लड़की राजपूतों की लड़कियों की जो विवाह होती थी राजा महाराजाओं की, उस वक्त किसी अन्य जो लड़कियां होती हैं अन्य कैटेगरी की शूद्र वगैरह की, तो उनकी लड़कियां दहेज में साथ दी जाती थी, तो इसे अपन डावरिया प्रथा कहते थे। ठीक है, और एक थी संधारा प्रथा होती। संधारा प्रथा क्या हुआ करती थी? संधारा है ये आपके जैन समुदाय में प्रचलित है। किसमें? जैनों में प्रचलित है। इसमें क्या है कि अन्न जल अन्न है अन्न, ठीक है, इसमें क्या होता है आपका अन्न है, ठीक है, अन्न है, जल को त्याग कर मृत्यु को प्राप्त करना होता है, उसे कहते हैं संधारा प्रथा। जैन समुदाय भी बहुत ज़्यादा प्रचलन में है। अगला अपन पढ़ेंगे दहेज प्रथा। दहेज प्रथा क्या होती है? दहेज प्रथा जो निवारक एक्ट बना था वो 1961 में बना था। और बेगार प्रथा, ये जो प्रथा निवारक एक्ट है ये भी 1961 में बना था। और बेगार प्रथा का अन्य नाम है बंधुआ प्रथा और सांगड़ी प्रथा और हाली प्रथा। ठीक है, ये इनके नाम है। अगला अपन बात करें तो अगला है सौथान प्रथा, और ये आपके कोटा रियासत में कोटा रियासत की बात करें तो ये कोटा रियासत में होता क्या था? लड़की और लड़कियों का क्रय विक्रय पर वसूला जाने वाला एक प्रकार का एक कर था जिसे कहते हैं सौथान प्रथा। मोताना हुआ क्या करता था? आदिवासियों में जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके सामने वाले पक्ष कुछ हर्जाना वसूल करते थे। हर्जाना वसूलना ये आपकी मोताना प्रथा, ये आदिवासियों में। चारी प्रथा होती थी भीलवाड़ा के जो आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर आपकी विवाह से संबंधित ये प्रथा है। क्या है? भीलवाड़ा के आसपास के क्षेत्र में प्रचलित विवाह से संबंधित एक ये प्रकार की प्रथा। इस प्रकार अपना जो ये टॉपिक था, अपना ये जो टॉपिक था रीति रिवाज या प्रथाएं, वो अंतिम और है, लास्ट पहुंच गए हैं अपन लोग। इस वीडियो को आप 1-2 बार देखना, और जैसे ये वीडियो आप देख लो उसके बाद आप है ना दिशा की बुक उठाना। दिशा
जैसा जो पिछले जितने भी विगत वर्षों के जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उनमें जो प्रश्न आए हुए हैं, आप देखना इस किताब को पढ़कर, आप इस नोट्स को, मेरे नोट्स को पढ़ोगे, उसके बाद आप दिशा की किताब पढ़ना, मोस्टली आपके सारे के सारे क्वेश्चन वहाँ हल हो जाएंगे। ठीक है, और आपको और भी कोई लगे एक आध कोई क्वेश्चन बस भी जाए तो आप उसमें ऐड कर लेना, है ना। तो इतना बहुत ज़्यादा और अच्छा मटेरियल्स है जो आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो आप सभी लोग बने रहें, अगले वीडियो में अपन लोग मिलेंगे, अगले टॉपिक को समझेंगे। धन्यवाद।